जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले वी डिफाइन सेल। तो सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन सेल, याद रहे कि जब भी सेल को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछेंगे पेपर में, तो आप जब भी सेल को डिफाइन करते हो तो आप बेसिकली क्या लिखते हो सेल की डेफिनेशन में? यू राइट अबाउट सेल थ्योरी। ठीक है, तो व्हाट इज सेल थ्योरी? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी which you write when you define cell. Yes, what are those points? सेल को अगर हमें डिफाइन करना हो इन जस्ट 3 वर्ड्स तो कैसे डिफाइन करेंगे? Yes, how do we define cell in 3 words? I call them 3 magical words. Very good. Basic unit of life या just unit of life. ठीक है ना? Okay, what is meant by unit of life? Smallest component of life, which also means that life begins at cell. या life cannot be smaller than the cell. इसके बहुत सारे मतलब है। यूनिट ऑफ लाइफ जब आप कहते हो तो आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, जिंदगी का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा कंपोनेंट सेल है। लाइफ कहाँ शुरू होती है? सेल पे शुरू होती है। सेल से छोटी नहीं हो सकती लाइफ। समझ में आई बात? यानी सेल से अगर कोई चीज छोटी है तो वो लिविंग नहीं है। यानी सेल है, सेल से छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये लिविंग नहीं होते। सेल पे लाइफ शुरू होती है। फिर सेल्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? तो यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि लाइफ कहाँ शुरू होती है? सेल पे शुरू होती है। जो सबसे छोटी लाइफ की एग्जांपल है वो क्या है? सेल। ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच ओनली कंटेन अ सिंगल सेल। जैसे तुम लोगों ने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा, बैक्टीरिया, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी लिविंग है ना, और सिंगल सेल्ड है। तो लाइफ कहाँ शुरू होती है? सेल पे, और उसके आगे प्रोसीड करती है टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट क्या होता है सेल थ्योरी का? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी? सेल is a means of transferring genetic information from parents to offspring. पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? यू गाइस नो व्हाट आर पेरेंट्स? ऑफस्प्रिंग बायोलॉजी में हम चिल्ड्रन को कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, सही है, कहाँ से आई हैं? मेरे पेरेंट्स से। कैसे आई? क्योंकि मेरे पेरेंट्स से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुझ तक ट्रांसफर हुई है। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आई हैं। और कैसे आई? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू मी। कैसे ट्रांसफर की? इन द फॉर्म ऑफ अ सेल। डू यू गाइस रिकॉल योर रिप्रोडक्शन चैप्टर फ्रॉम ओ लेवल्स? What happens? How sexual reproduction occurs? 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम योर फादर, मतलब हमारे अंदर हाफ क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? फादर से। और हाफ क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? मदर से।
तो फादर से किस फॉर्म में आते हैं क्रोमोसोम? स्पर्म की फॉर्म में आते हैं, यानी स्पर्म के अंदर होते हैं। जो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा ही है। एंड so sperm cell comes from the father, right? एंड मदर से कौन सा सेल आता है? यस, ओवम। एंड ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। एंड वी नो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ऐसे ही है ना? और जब दोनों फ्यूज करते हैं तो इन दोनों की फ्यूजन से क्या बनता है? विच सेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम? zygote, which contains how many chromosomes? 46 chromosomes. And then zygote develops into a new human, ऐसे ही है ना? तो जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है वो मैंने क्या लिखा है कि सेल इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हमारे अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है पेरेंट्स से जो हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है वो किस फॉर्म में आई है? सेल की फॉर्म में आई है। यानी सेल्स तो लेके आए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जैसे फादर से जो सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आए वो स्पर्म है, और मदर से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आए वो ओवम है। दोनों फ्यूज करते हैं, ज़ायगोट बनता है, तो दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती हैं, दोनों के क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट अबाउट द सेल थ्योरी? Cells arise by the division of pre-existing living cells. ये थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी का, कि cells arise by the division of pre-existing living cells. ऐसा नहीं होता कि सेल को आप लेबोरेटरी में जाके बना लो खुद, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि सेल कम्स आउट ऑफ नोवेयर। सेल्स, नए सेल्स बनने के लिए पुराने सेल्स होने चाहिए, और पुराने सेल्स जो होने चाहिए वो भी लिविंग होने चाहिए, डेड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम एन एग्जांपल ऑफ लाइफ, तो मेरे अंदर लिविंग सेल्स है ना, क्योंकि मेरे अंदर अभी लिविंग सेल्स हैं तो मेरे अंदर नए सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन डाइज तो उसके सारे सेल्स डेड हो जाएंगे, तो उसकी बॉडी में सेल्स हैं जो कि डेड हैं, डेड सेल्स हैं उसकी बॉडी में, तो डेड सेल्स से नए सेल्स नहीं बन सकते हैं ना। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्स, जो नए सेल्स हैं, दे कम फ्रॉम द ओल्ड सेल्स, एंड ओल्ड सेल्स मस्ट बी लिविंग। एंड नए सेल्स आते कैसे हैं? फ्रॉम द ओल्ड सेल्स और द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बाय सेल डिविजन। तुम लोगों को कॉन्सेप्ट होगा ना सेल डिविजन का? व्हाट हैपेंस इन सेल डिविजन? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, एंड इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो दिस सेल divides into two, splits into two. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन किसकी होती है? जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल हो, और उस सेल से नए सेल्स बनेंगे, ठीक है? So this is the third point about the cell theory. What is the fourth point? Any problem in third point? Third point clear है?
तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट is that the cell contains a nucleus, cytoplasm, and a cell surface membrane. ठीक है, ये हम सबको पता है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, cells are specialized to do a specific task। क्या मतलब है इसका? cells are specialized to do a specific task। For example, red blood cell is specialized to transport oxygen from lungs to all other tissues of the body। यानी सेल्स ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह अडेप्ट करते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वो उनके फंक्शन से रिलेट करे। तो सेल्स यूजुअली एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज कर जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर उस फंक्शन के हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे सेल्स पढ़े हैं, तुम लोगों ने बहुत सारे सेल्स ओ लेवल में पढ़े हुए, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सब स्पेशलाइज सेल्स हैं। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और सबका फंक्शन डिफरेंट है, और उनका स्ट्रक्चर उनके फंक्शन से रिलेट करता है। तो ये भी सेल थ्योरी का पॉइंट है। और क्या सेल थ्योरी का पॉइंट है उसके अलावा? पॉइंट नंबर 6, cells mostly cells are mostly incapable of independent existence। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि सेल्स आर मोस्टली इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? यस, ज्यादातर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो दूसरे सेल्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? यस, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? व्हेन अ सेल does not depend on other cells for its survival। तो ज्यादातर सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रेयर है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ह्यूमन बॉडी को देख लो, हमारे सारे सेल्स, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो एक सेल पे डिपेंडेंट है। यानी मैं वैसे तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक सेल पे डिपेंडेंट है। वो कौन सा सेल है जो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया? रेड ब्लड सेल। हमारे बॉडी के सारे सेल्स रेड ब्लड सेल पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन प्रोवाइड ना करे, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विल डाई। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अलावा मसल सेल्स किस पे डिपेंड करते हैं? जो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे बाइसेप मसल है, इट इज अ स्केलेटल मसल, ये मेरे बोन्स पे अटैच्ड है। तो ये मसल जो है उसके सेल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली जब ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएंगी तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो डिपेंडेंस है। सही है, तो सेल्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो दे हैव अ डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नॉट इंडिपेंडेंट वन। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किन सेल्स के पास होती है? So we know that there are two types of organisms, unicellular and multicellular। दोनों में क्या फर्क है?
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they contain only one cell, they are single celled. Just guys, give me 2 minutes, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, don't worry. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they contain many cells. तो याद रहे कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है, एक ही सेल है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस सेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है, वो दूसरे सेल्स पर डिपेंड नहीं कर सकता. जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो याद रहे यहाँ पे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है, सेल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, the cells have dependent existence. Cells depend on each other. सही है. एग्जाम्पल क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की? अमीबा. सही है ना. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, आई एम ड्राइंग इट क्विकली. So this is amoeba, and amoeba has an independent existence. वो किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता. उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले लेगा बाय डिफ्यूजन. उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, वो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेगा बाय डिफ्यूजन. ठीक है. उसे ग्लूकोज चाहिए, इट कैन टेक ग्लूकोज फ्रॉम द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन. उसे प्रोटीन्स चाहिए तो वो प्रोटीन्स को एनगल्फ कर लेगा. ठीक है. एनगल्फिंग तुम सबको पता है कि एनगल्फिंग क्या होती है. एनगल्फिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. अभी अगर जो तुम लोगों को पता है तो अच्छा है कि व्हाट इज एनगल्फिंग, नहीं पता तो कोई बात नहीं. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा which has an independent existence. When we talk about liver cell, ठीक है ना. तो if we talk about liver, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Cells in liver depend on red blood cells for oxygen. ठीक है. तो liver cells do not have independent existence. I hope I'm clear. Any questions? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया?